हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आशा करो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT SST की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर द मुगल्स। रूलिंग एस अ लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ diversity of peoples and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinents. They imposed central cultures of administration and ideas of governance that outlasted the rule, leaving a political legislative that succeeded rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addressed the nation on the Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the resistance of the Mughal emperors. तो फिर यहाँ पर हमें बेसिकली ये बता रहे हैं ना कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये बहुत पहले की बात चल रही है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया जा रहा है मुगल्स के बारे में। 16 to 17 सेंचुरी में जो मुगल्स थे उनके बारे में हमें इस चैप्टर में बेसिकली बताया जा रहा है। तो उस टाइम पे ना जब मुगल्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल करना मुश्किल था। पहली चीज़ वो काफ़ी बड़ा था और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। सो अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, मतलब उनकी सोच अलग थी, उनके रीति रिवाज अलग थे, उनके कल्चर अलग थे। तो अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल कर रहे हो और आपने कोई चीज़ करी है, लाइक मंदिर बनवाया है, तो वो कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे रिलीजन के लिए चीज़ें बनवाओ, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए ना यहाँ पे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर रूल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स पीपल थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के कल्चर्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। ये किसी रूलर के लिए लगभग इम्पॉसिबल था, पर जो मुगल्स थे ना, इन्होंने इस इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करके दिखाया। तो जो इनके सक्सीडर्स थे, मतलब इनके जो पहले के लोग थे, इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया, बट ये ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चल पाया, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा था, इतने अलग अलग लोग रहते थे, इतने सारे किंगडम्स थे, तो ये ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। पर फिर भी इन्होंने आगरा, दिल्ली ऐसी जगहों पे रूल किया था कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद इनकी जो आइडिया थे ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इनकी जो गवर्नेंस के आइडिया थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, इनके पास मेंटेन करने के लिए पूरी एक प्लानिंग थी। जैसे कि एक बहुत बड़ा सा इनका राज्य है, वो पूरे राज्य को अकेले देख नहीं सकते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, मनसबदार अपॉइंट कर लेते थे, इक्तादार अपॉइंट कर लेते थे। इन सब का काम क्या होता था, इन सब का काम होता था इनको छोटे छोटे एरियाज दे देते थे। तो ये क्या करते थे, छोटे एरिया से अपना टैक्स लेते थे, जो लोग रहते थे वहाँ से उनसे टैक्स लेते थे, उसी टैक्स से वो लोग अपनी सैलरी भी ले लेते थे, और उसी टैक्स से जो मिलिट्री वगैरह होती है ना उसको भी ये लोग देखते थे, और जो पैसे बचते थे ना वो राजा के पास जाते थे। तो हर चीज़ का इन लोगों पे सोल्यूशन था। जैसे कि एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस टाइम पे कि ये जो लोग थे ना वो लोगों से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। जैसे कि मुगलों ने 50% करके रखा था कल्टीवेशन पे, पर ये लोग कर क्या रहे थे, ये लोग कल्टीवेशन पे फार्मर से 70% ले रहे थे, ज़्यादा पैसे ले रहे थे। दिखा तो वो यही रहे थे कि वो बस 50% ले रहा है, पर जो बाकी के पैसे आ रहे थे ना वो अपने पास रख ले रहे थे, ऐसा ब्लैक मनी। फिर उनके पास पैसे ज़्यादा हो जा रहे थे, मतलब पावर ज़्यादा हो जा रही थी, फिर वो अपनी आर्मी मजबूत करने लगे थे, और अगर इनकी आर्मी ज़्यादा मजबूत हो जाती ना तो ये लोग सीधा मुगलों पर अटैक कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये मुगलों को हरा के पूरे एम्पायर में रूल कर सकते थे। तो मुगलों ने इसका भी सोल्यूशन सोचा, उन्होंने क्या करा, अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर लिए। अब ये जो अकाउंटेंट्स थे वो जाके देखते थे, सबसे पूछते थे कि मतलब पहले उन्होंने लैंड मेजर करी, फिर लैंड के हिसाब से सबसे टैक्स लेने लगे, फिर उसके बाद वो जाके पूछते थे कि कितना टैक्स लिया, कितना करा, और अगर वहाँ पे मतलब अगर उन्हें सब सही लगता था तभी वो उन्हें पैसे देते थे, और अगर उन्हें कुछ गलत लगता था तो वो लोग उन्हें जेल में डाल देते थे, जो कि मनसबदार और इक्तादार थे।
ताकि फिर उसके बाद में ये लोग क्या करते थे, उनकी जगह चेंज भी करते रहते थे, क्योंकि अगर ये एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे ना तो उस जगह पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बातचीत कर लेंगे अपनी, उस जगह के लोग उनको काफ़ी पसंद आने लगेंगे। फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, उस जगह के लोगों को लेके आगे किसी जगह को कैप्चर करेंगे। ऐसे करते करते वो भी एक एम्पायर बन जाएंगे अपना, तो इसलिए वो इन्हें चेंज करते रहते थे टाइम टू टाइम। ये हो गया एक एग्जाम्पल इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज का। तो फिर अभी के टाइम पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के दिन जो रेड फोर्ट है उसके रैम्पार्ट्स पे चढ़ के झंडा फहराते हैं और वहाँ से पूरे देश से बात करते हैं। और ये जो लाल किला था ना वो पहले मुगल एम्परर्स के मतलब घर टाइप का कह सकते हैं, महल टाइप का हुआ करता था। यहीं जितने भी मुगल एम्परर्स थे सब रहते थे, मतलब दिल्ली उनकी कैपिटल थी। वहीं अपने कैपिटल में इन्होंने लाल किला बनवाया था जो कि बेसिकली इनका राजमहल था, वहीं पे ये लोग रहते थे। Who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother side, they were descendants of Genghis Khan, died 1227. The Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successors of Timur, died in 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. तो उसके बाद ये जो मुगल्स थे ना वो दो बहुत ही ग्रेट रीनेजेस के, मतलब दो बहुत ही ग्रेट लोगों के डिसेंट्स थे, मतलब दो बहुत ही ग्रेट इमेजेस होती हैं उनसे रिलेट करते थे। जैसे कि उनकी मदर साइड से थे गेंगिस खान जो कि मर गए थे 1227 में, और ये काफ़ी तगड़े मंगोल रूलर थे और इन्होंने चाइना पे रूल किया था और सेंट्रल एशिया पे रूल किया था बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। और उनकी फादर साइड से थे तैमूर भी एक काफ़ी अच्छे रूलर थे, उन्होंने ईरान, इराक और मॉडर्न डे के जो अभी के टाइम पे टर्की है वहाँ रूल किया था। The Mughal did not like to be called Mughals or Mongols. This was because Genghis Khan memories was associated with the massacres of innumerable peoples. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because the great ancestors had captured Delhi इन 1939। तो उसके बाद ये जो वो मुगल्स थे ना उन्हें मुगल्स या मंगोल कहलाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो मुगल और मंगोल वर्ड थे ना वो कनेक्ट होते थे गेंगिस खान से। तो आप लोग सोचोगे इन्हें मतलब मुगल्स और मंगोल कहलाना पसंद क्यों नहीं था। गेंगिस खान तो एक काफ़ी अच्छा रूलर था, उसने चाइना पे रूल किया था, सेंट्रल एशिया पे रूल किया था, ये सारी चीज़ें। तो इन्हें ये सब ना अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि ये जो इनका नाम था ना गेंगिस खान का ये कनेक्ट होता था मैसेकर्स से। मैसेकर्स का मतलब होता है बलि चढ़ाना, बहुत सारे लोगों को मारना, इनन्यूमरेबल पीपल मतलब अनगिनत लोगों को बेफालतू में मार देना। ये सारी चीज़ें गेंगिस खान से कनेक्ट होती थी। और ये जो वर्ड मंगोल और मुगल है ना वो भी कहीं ना कहीं गेंगिस खान से ही कनेक्ट होता था। तो इसलिए इन्हें मंगोल और मुगल कहलाना पसंद नहीं आता था क्योंकि ये इन्हें कनेक्ट करा है गेंगिस खान से। इसने बहुत सारे लोगों की फालतू में जाने ली हैं। और ये उज़्बेक्स के साथ भी लिंक्ड हो रहा था और उज़्बेक्स उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे नहीं थे जो कि उनके मंगोल कॉम्पिटिटर्स भी थे। तो मतलब उज़्बेक्स जो थे उनके साथ भी मंगोल वर्ड का कनेक्ट हो रहा था और ये जो उज़्बेक्स थे ना वो उनके कॉम्पिटिटर भी थे काफ़ी अच्छे। और वहीं दूसरी तरफ इन्हें तैमूर की एंसेस्ट्री में कहलाना अच्छा लगता था, मतलब कोई इन्हें कहता था तुम तो तैमूर के वंश के हो ना, ये सारी चीज़ें इन्हें अच्छी लगती थी क्योंकि जो तैमूर था वो काफ़ी अच्छे रूलर थे और उन्होंने दिल्ली पे भी रूल किया था कुछ समय के लिए। तो जो मंगोल्स थे उन्हें मुगल कहलाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ये जो वर्ड था वो गेंगिस खान से कनेक्ट हो रहा था। गेंगिस खान ने बहुत सारे लोगों की बेफालतू में जान ली जो कि इन्हें पसंद नहीं था। और इन्हें तैमूर एंसेस्ट्री का कहलाना अच्छा लगता था क्योंकि तैमूर एक काफ़ी ग्रेट रूलर थे, उन्होंने दिल्ली पे भी रूल किया था। Mughal military campaigns. Babur, the first Mughal emperor, 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra.
तो यहाँ पे ना मुगल्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला मुगल था वो था, मतलब सबसे पहले जो मुगल एम्परर थे वो थे बाबर, जो कि सबसे पहले मुगल एम्परर थे। उन्होंने जो फरगना था ना उन पे उन्होंने सबसे पहले उन्हें फरगना मिला था राज करने के लिए, जो मतलब उन्हें फरगना 12 साल जब के थे जब वो, तभी उन्हें मिल गया था, मतलब 12 साल की एज में वो रूलर बन गए थे फरगना नाम की एक जगह का। बट वहाँ का थ्रोन उन्हें छोड़ना पड़ा, मतलब वहाँ की जो गद्दी थी वो उन्हें छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेशंस हो रहे थे। इन्वेशन का मतलब है लूट वूट हो रही थी, उन पर हमला हो गया था फरगना पे। तो उसी हमले के दौरान उन्हें जो फरगना था ना उसका थ्रोन छोड़ना पड़ा। तो मतलब वो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कम टाइम तक रूल किया था। और ये जो हमले थे ना वो कर कौन रहा था, एक और मंगोल ग्रुप ने, मतलब ये जो बाबर थे वो भी एक मंगोल ग्रुप के ही थे, बट कोई और मंगोल ग्रुप था वो बाबर पे और हमला कर रहा था। तो ये जो मंगोल ग्रुप थे उनका नाम था उज़्बेक, जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे। तो फिर वहाँ पे तो बाबर हार गया, क्योंकि उसके बाद मतलब उसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करना वगैरह आता नहीं था, वो बच्चा था बस 12 साल का, तो वहाँ पे हार गया। फिर उसके बाद बहुत टाइम तक वो इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि मतलब वो हार चुका है तो वापस वो वहाँ जा नहीं सकता था, उस जगह पे कब्जा कर लिया था उज़्बेक्स ने। तो वो बहुत टाइम तक एक शेल्टर की या फिर एक किंगडम की तलाश में भटकता रहा कि उसे कोई जगह मिल जाए रहने के लिए, कोई किंगडम वगैरह मिल जाए। फिर बहुत टाइम के बाद जाके उन्हें काबुल मिल गया। काबुल में फिर उसने रूल किया, फिर काबुल के बाद उन्होंने दिल्ली पे भी रूल किया। उस टाइम के जो दिल्ली पे रूलर थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, उनको हरा दिया इन्होंने। फिर उसके बाद उनको हराने के बाद इन्होंने रूल किया दिल्ली पे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी ना, इससे ये लड़ाई हुई थी पानीपत में, और एक ये पानीपत की बैटल थी। और ये जो पानीपत की बैटल थी ना उसमें बाबर ने सबसे पहली बार कैनन्स का यूज़ किया था। कैनन मतलब होती है तोपें। तो ये जो पानीपत की लड़ाई थी जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी दिल्ली के लिए, मतलब इब्राहिम लोदी वहाँ पे दिल्ली के रूलर थे, फिर बाबर ने दिल्ली को जीतने के लिए इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई की थी। इस लड़ाई में बाबर ने सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था, उससे पहले किसी ने तोपों का इस्तेमाल नहीं किया था किसी भी लड़ाई में या जंग में। 1526 में वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, और 1504 में उसने काबुल पे कब्जा कर लिया था, और वो 1494 में उसे फरगना मिल गया था। Mughal traditions of succession. The Mughal did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited her father's estate. Instead, they follow the Mughal and the Timurid custom of co-partnership in Tehsing, or a division of the inheritance among all the sons. Which do you think is the fairest division of inheritance, प्राइमोजेनिचर और कोपाशनरी? तो यहाँ पे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मतलब जो मुगल थे उनके क्या क्या ट्रेडिशन थे। ट्रेडिशन का मतलब होता है रीति रिवाज। तो यहाँ पे दो तरीके के वो होते हैं किंगडम पास करने के तरीके, एक होता है प्राइमोजेनिचर और एक होता है कोपाशनरी। तो प्राइमोजेनिचर बेसिकली होता है उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है, लाइक एक राजा है उसके 3 बेटे हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा वाला बेटा है ना उसे मिलेगा, उसे पूरा किंगडम मिल जाएगा। ये होता है वो प्राइमोजेनिचर। और जो बाकी के 2 बच्चे होंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और मतलब वो ऐसे ही रहेंगे, और जो सबसे बड़ा बच्चा है उसे पूरा किंगडम मिल जाएगा, बाकी के 2 बच्चे ऐसे ही रहेंगे। और सेकंड होता है कोपाशनरी। कोपाशनरी में मतलब राजा के 3 बेटे हैं और वो राजा कोपाशनरी से अपने बच्चों को वो किंगडम देना चाहता है, तो उसका जो पूरा किंगडम है उसके 3 हिस्से होंगे और 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, और वो तीनों पार्ट चले जाएंगे उसके तीनों बेटों पे इक्वली। सो ये होते हैं 2 ट्रेडिशन, अपना जो किंगडम होता है वो अपने बच्चों को पास करने का। तो इनमें से कौन सा अच्छा है? सो इसमें से ना कोपाशनरी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर प्राइमोजेनिचर का फॉलो करेंगे, 3 बच्चे हैं राजा के तो एक को दे दिया बाकी 2 को नहीं दिया, तो वो उन 2 को गुस्सा आएगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि सबसे बड़े वाले को दे दिया हमें कुछ नहीं दिया। तो उन लोगों को उसके अंडर रहना पड़ेगा। तो अगर ऐसा उनके साथ हुआ तो कई बार वो ये भी कर सकते हैं कि जो उसके दुश्मन है उनके साथ जाके मिल जाएंगे, या फिर अपने जो सबसे बड़ा भाई है उसे मारने की कोशिश करेंगे ताकि किंगडम उन्हें मिल जाए। ये सारी चीज़ें होती है। बट अगर कोपाशनरी होगी, सबको इक्वल किंगडम मिला होगा, तो ये आपस में लड़ेंगे ही नहीं, सब अपना अपना किंगडम देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो प्राइमोजेनिचर से अगर कोई डिवाइड करता है ना, स्टेट को डिवाइड क्या करता है, वो तो पूरा एक ही को मिल जाता है। सो उसमें ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हो सकता है ये लोगों ने आपस में ही किंगडम के लिए लड़ाई शुरू कर दी हो, पर अगर आप कोपाशनरी से बांटोगे सब पे इक्वल किंगडम होगा तो ये आपस में लड़ेंगे तो नहीं, सबके पास इक्वल इक्वल जगह है, सिर्फ अपनी जगह को मेंटेन करेंगे, आपस में लड़ाई नहीं होगी, तो इससे किंगडम काफ़ी अच्छे से चल सकता है। Mughal relations with other rulers. The Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authorities. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received higher position, but many स्ट्रेट्स एस वेल। तो उसके बाद जो मुगल रिलेशनशिप है अदर रूलर, तो यहाँ पे हमें बताएंगे कि जो मुगल्स थे उनकी रिलेशनशिप कैसी थी दूसरे रूलर्स के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो जब मुगल स्टार्टिंग में आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था, कोई भी उनके साथ दोस्ती वगैरह नहीं करना चाहता था। उन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत करी थी, फिर वो जगह जीतते गए जाके वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो स्टार्टिंग में जब वो आए थे ना, तो किसी ने दोस्ती नहीं करी थी, कोई उनका दोस्त नहीं था। फिर जैसे जैसे वो पावरफुल होने लगे, जैसे जैसे उनके पास पावर आने लगी, उनका एरिया बड़ा होता गया, मिलिट्री बड़ी होती गई, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त बन गए। मतलब जितने भी रूलर्स वगैरह थे ना, उन लोगों ने आके मुगल से दोस्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए ना काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि अगर वो मुगल से दोस्ती नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो मुगल्स हैं वो उन पर हमला करके उनका किंगडम जीत ले, पर अगर वो पहले ही मुगल से दोस्ती कर लेंगे तो जो मुगल होंगे वो उन पर हमला नहीं करेंगे, उनका किंगडम भी सेफ रहेगा। तो ये जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना इस चीज़ का, वो थे राजपूत। पहले जो राजपूत थे उन्होंने भी मुगल्स के साथ वही ट्रीटमेंट किया था, मतलब ना उनसे बात करी थी अच्छे से, ना उन्हें अपना दोस्त बनाया था। बट जैसे जैसे जो मुगल्स पावरफुल होते गए ना, वैसे जो राजपूत थे उन्होंने उनसे दोस्ती करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो राजपूत डॉटर्स थी उन्होंने मुगल फैमिली में वो शादी करवा दी, ताकि जो राजपूत से उन्हें अच्छी खासी पोजीशन मिल सके मुगल्स की आर्मी में। और ऐसा होता भी था, मतलब जो राजपूत होते थे वो अपनी बेटी की शादी करवा देते थे मुगल्स में, फिर उसके बाद उन मुगल फैमिली में से वो उनके ही रिलेशनशिप पे जाके कोई अच्छी सी पोस्ट ले लेते थे मुगल आर्मी में। The Sisodia Rajput of Mewar refused to accept Mughal authorities for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. Give their land Watan back as assignment. Watan Jahangir. They carefully balanced between defeating but not humiliating their opponents, enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep the balance all the time. तो जो सिसोदिया राजपूत थी मेवाड़ की, तो इन्होंने मुगल अथॉरिटीज़ को मतलब माना नहीं था, जो मुगल की अथॉरिटीज़ थी उन्हें माना नहीं था बहुत लंबे समय तक। पर मुगल्स ने करा क्या, फिर इन्हें हरा दिया। तो जो मुगल्स थे ना उन्होंने पास बहुत ज़्यादा प्लान्स थे, बहुत ज़्यादा प्लान, इसीलिए उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इतने टाइम तक रूल किया था। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो उनमें से एक प्लान था इनका वतन जहांगीर का। तो अगर आप एक रूलर हो किसी किंगडम के और आप किसी और किंगडम को हरा देते हो, तो आप क्या करोगे, उसके लोगों को ट्रीट किस तरह करोगे, मतलब उन्हें जेल में डाल दोगे या तो उन्हें भगा दोगे उस किंगडम से, आप उस पर अपना कब्जा कर लोगे, यही करोगे ना आप। बट इससे होगा क्या, वो जो किंग है जिसे आपने हराया है वो आपसे मतलब गुस्सा हो जाएगा, उससे आपसे बदला लेना होगा। बदले लेने के लिए क्या करेगा, वो अपने दोस्तों के पास जाएगा जो उसके अदर किंगडम से, वहाँ जाएगा और वहाँ जाके और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा और फिर आके आप पे हमला करके आपको हरा देगा। ये चीज़ हो सकती है, इसमें आपके हारने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो मुगल्स होते थे ना उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा और उन्होंने क्या सोचा, हम ना किसी का मजाक उड़ाएंगे नहीं, ताकि किसी को हमारे खिलाफ कोई भड़के ना, सब हमारे दोस्त बने रहे। तो इसलिए क्या करते थे, अगर वो किसी भी वो किंगडम्स को हराते तो चाहते थे क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनना था, बट वो किंगडम्स को हरा के ना वो जो जिसको उन्होंने हराया है उन्हें उनका किंगडम वापस कर देते थे। तो आपने सोचा कि इसमें मुगल्स को फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब हरा रहे हैं किंगडम वापस कर रहे हैं, तो हराने की ज़रूरत ही क्या है। तो जब आप उन्हें हरा दे रहे हो ना, मतलब वो किंगडम पूरी तरह से आपका हो गया। अब आप उस किंगडम का कुछ भी कर सकते हो। तो जो मुगल्स थे ना वो उस किंगडम को उन्हें दे देते थे एक तरीके से, फिर उसके बाद उस किंगडम पे वो लोग राज करते थे। उससे जो भी रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता था ना, उससे वो रिवेन्यू ये लोग मुगल्स को दे देते थे और कुछ अपनी सैलरी की तरह रख लेते थे। मतलब मुगल्स ना वहाँ पे कुछ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने बस उन्हें हरा दिया। मतलब उन्होंने घर बनवाया और उसे रेंट पे चढ़ा दिया। अब हर महीने हर साल उन पे रेंट आए जा रहा है, इससे उनका प्रॉफिट भी हो रहा है और उन्हें कुछ काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। तो ये भी मुगल्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी थी।
इससे हो क्या रहा है, जो लोग हैं वो भी बुरा नहीं मान रहे, उनके मन में इनसे कोई बदला लेने की भावना वगैरह नहीं है, तो वो आगे से आके इन पे फिर वापस कभी हमला भी नहीं करेंगे। अब ये काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और इनको पैसे भी मिल रहे हैं, रिवेन्यू भी आ रहा है, मतलब ये हर तरफ से खुश हो गए हैं, उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, सब उनके दोस्त भी बन रखे हैं। और ऐसे कर करके जो मुगल थे ना, उन्होंने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा। ऐसी जो जगह थी उन पे जाए, हराया, फिर वापस उन्हें दे दिया, रिवेन्यू कलेक्शन किया, अपनी आर्मी स्ट्रांग बनाई। बाकी वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।